नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं हूं अनुराग अड्डा में एक नए मुद्दे के साथ। आज बात करेंगे यूपी की मुस्लिम सियासत की। बात एक वाकये से शुरू करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और सांसद रह चुके एक राजनीतिज्ञ ने बातचीत में कभी कहा था कि अगर मुसलमानों की राजनीति करनी है तो कचहरी, थानों और सरकारी अस्पताल, जिला अस्पताल में पकड़ होनी चाहिए। उनका कहना था कि मुसलमानों की बस यही छोटी-छोटी माँगें होती हैं, थानों और कचहरी में उनकी पैरवी कर दीजिए और सरकारी अस्पताल में उनके किसी मरीज को भर्ती करा दीजिए। लेकिन क्या ये बात सच है? जब बात मुस्लिम सियासत की उठती है तो फिर अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव की आहट हुई है और नई-नई सुर्खियाँ बन रही हैं। नसीमुद्दीन ने कांग्रेस छोड़ दी है। वो कहाँ जाएँगे? हमारी चर्चा इस बात पर केंद्रित हो जाती है कि जैसे वो जहाँ जाएँगे सारा का सारा मुस्लिम वोट वहाँ चला जाएगा। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान जब कुछ दिनों पहले जेल से छूट कर आए थे, तब भी ये चर्चा बहुत गरमाई थी, क्या वो बहुजन समाज पार्टी में जा सकते हैं? वो अखिलेश यादव से नाखुश हैं और उनके जेल जाने के बाद समाजवादी पार्टी ने उनके समर्थन में वैसा कुछ नहीं किया जैसा उन्हें अपेक्षा थी। खैर, वो गए या नहीं गए ये बात की बात है। लेकिन क्या ये बात उस बात की पुष्टि करती है कि मुसलमानों की जो छोटी-छोटी राजनैतिक ज़रूरतों वाली राजनीति है, उसकी पूर्ति करती हैं कि उन्हें अस्पतालों, थानों, कचहरी और कुछ बुनियादी ज़रूरतों, सरकारी सुविधाओं में लाभ वाली राजनीति की बात कहीं पर होती है? ऐसा दिखता नहीं है। बात करेंगे कि मुसलमान किधर जाएगा, उन सुर्खियों पर भी आएँगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कुछ आंकड़ों की। मोटा-मोटी तौर पर माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी 19 से 20% तक है और करीब ऐसे 20 ज़िले हैं जहाँ पर मुसलमान काफ़ी हद तक चुनाव को प्रभावित करते हैं। अब ज़रा ये सुन लीजिए कि पिछले कम से कम अगर हम पिछली 3 विधानसभाओं की बात करें तो उनका प्रतिनिधित्व कितना रहा है। 2012 में मुसलमान विधायक अच्छी खासी संख्या में जीत कर पहुँचे थे और उनकी संख्या 69 तक 69 तक पहुँच गई थी। 2017 में वो 24 रह गई। 2017 वही साल था जब भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रचंड बहुमत के साथ आई थी। 2022 में थोड़ी-सी सुधरी, 34 रह गई है, लेकिन कुछ एक विधायक अयोग्य करार दिए गए हैं और मौजूदा विधानसभा में उनकी संख्या 31 थी। अब संसद की बात कर लेते हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में जोरदार तरीके से जब आई, तब उत्तर प्रदेश में कोई मुस्लिम सांसद जीत के नहीं जा सका। 2019 में मायावती और अखिलेश मिल के चुनाव लड़े। बहुजन समाज पार्टी से कुछ मुस्लिम सांसद जीते और उनकी संख्या 6 पहुंची। 2024 में समाजवादी पार्टी को अच्छी सफलता मिली, उसने 37 सीटें जीती, कांग्रेस ने भी कुछ सीटें जीती, लेकिन मुसलमान सांसदों की संख्या उत्तर प्रदेश से सिर्फ अभी भी 5 है। 100 सदस्यों की विधान परिषद है उत्तर प्रदेश की, लेकिन 100 सदस्यों में सिर्फ 5 एमएलसी हैं मुस्लिम। तो इसका दोष किसका दिया जाए? मुस्लिमों की राजनीति, मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व लगातार क्यों घटता जा रहा है? क्या इसके लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए कि वो बहुसंख्यकवाद की राजनीति करती है और उसकी वजह से लगातार मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व घटा है? लेकिन सवाल तो उन राजनीतिक दलों से भी पूछे जाने चाहिए जो लगातार मुस्लिम वोटों पर दावेदारी जताते हैं, उनका हितैषी होने का दावा करते हैं। उनसे भी ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर जो अल्पसंख्यक राजनीति के जो पुराने मॉडल हैं वो क्यों टूट गए हैं? कभी जब अच्छी खासी संख्या में 69 2012 में जब 69 विधायक जीत सकते थे और इसके पहले भी अराउंड 50 के आसपास विधायक, 46, 45, 44 ऐसे आंकड़े आपको मिलेंगे अगर आप क्रमवार ढूँढेंगे। इसका कारण है, सीएसडीएस के प्रोफेसर हिलाल अहमद इसको बताते हैं कि इसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जो बहुसंख्यक राजनीति है, उसके कारण मुसलमानों के प्रति कोई बहिष्कार जैसा माहौल है। उसकी वजह ये भी है कि हर पार्टी जिताए हुए उम्मीदवार को टिकट देती है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को कोई टिकट नहीं देती है। उसके बड़े नेता तो नहीं, लेकिन छोटे नेता बहुत साफ तौर पर विधायक वगैरह कहते हैं कि चूँकि मुसलमान हमें वोट नहीं देते इसलिए हम उनको टिकट नहीं देते हैं। लेकिन दूसरी पार्टियों को तो मुसलमान वोट देते हैं। समाजवादी पार्टी की अगर टिकट वितरण की लिस्टों पर आप गौर करेंगे तो 2014 के बाद हुए हर चुनाव में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व घटता गया। उन्होंने भी एक प्रकार की दूसरे तरह की बहुसंख्यकवादी एंटीथीसिस की राजनीति की। उन्होंने ये मान के चला कि अगर मुसलमान को टिकट देंगे तो ऐसा हो सकता है कि मुसलमान वहाँ पर ना जीते। तो लगातार घटते प्रतिनिधित्व के बीच फिर ये चर्चा उठी है कि नसीमुद्दीन कहाँ जा सकते हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी क्या कर सकती है, क्या वो सभी सीटों पर लड़ेगी? चंद्रशेखर आज़ाद
जो कि बड़े अप्रत्याशित तरीके से पिछली बार सबको चौंकाते हुए नगीना विधानसभा से जीत गए थे, जहां दलित और मुस्लिम आबादी अच्छी संख्या में है। और वहां पर उन अपना कॉम्बिनेशन बनाकर उन्होंने सभी बड़े राजनीतिक दलों को मात दे दी और बड़ी अच्छा वोट पाकर चुनाव जीते। वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, चूँकि मुसलमानों की सघन आबादी का केंद्र है, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर ओवैसी उनके साथ आ जाएँ तो कम से कम उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 5-7 संसदीय सीटों पर और विधानसभा के क्षेत्रों पर वो फ़र्क डाल सकते हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की दावेदारी मुसलमानों की है ही, पिछले लोकसभा चुनाव में उनको भरपूर समर्थन इस वर्ग का मिला ही है। आज़म खान बसपा में जाने वाली हैं, ये चर्चा अब विराम ले चुकी है और फिलहाल ये माना जा रहा है। कांग्रेस अखिलेश यादव जो कुछ है अखिलेश यादव के साथ ही है, अभी उसको ज़ीरो से शुरुआत करनी है, वो भी एक कोशिश करती है कि कम से कम उसके पास एक बेस वोट बैंक के तौर पर मुसलमान लौटे, लेकिन ये कोशिश ज़मीन पर कैसे उतरेगी ये दिखता नहीं है। अब सवाल उठता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति तकरीबन उसी लाइन पर है जैसे वो थी, तो मुसलमान जाएगा किस तरफ? अखिलेश यादव ने तो अब मुसलमानों शब्द से भी वो परहेज करने लगे हैं। उनका जो नारा है पीडीए में, वो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक शब्द इस्तेमाल करते हैं। ये बात दर्शाती है कि शायद वो इस बात से वो भी डरते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात का भी फ़ायदा उठा सकती है। लेकिन मुसलमान जाएगा कहाँ? दरअसल मुसलमान कहाँ जाएगा, ये खुद मुसलमान भी नहीं जानता है कि वो कहाँ जाएगा। मायावती जी जब 2022 के चुनाव में बहन जी को कोई सीट नहीं मिली तो उन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत गुस्सा झाड़ा मुसलमानों पर और कहा कि जो है मुसलमानों ने उन्हें वोट नहीं दिए इसलिए वो हार गई। हालांकि अब माना जा रहा है कि वो कोशिश कर रही हैं कुछ मुस्लिम बड़े नेताओं को वापस लाने की, पार्टी के कुछ पुराने नेताओं की। लेकिन अगर देखा जाए तो कुल मिला के कहा जा सकता है बहुजन समाज पार्टी भी मुसलमानों को भी एक ऐड ऑन वोट बैंक की तरह ट्रीट करती है, जो कि उसके मेन वोट बैंक बेस में जुड़ जाएगा तो वो चुनाव जीत लेंगी, कुछ सीटें जीत लेंगी। समाजवादी पार्टी की भी ये रणनीति रहती थी कि पिछड़े वोट में, मुलायम सिंह के समय से ही, कि पिछड़े वोट के साथ अगर मुसलमान वोट आएगा तो एक बिल्कुल अजेय समीकरण बन जाएगा। धीरे धीरे पिछड़ा वोट भारतीय जनता पार्टी ने जो 2017 के चुनाव में पिछड़ों में एक अच्छी पकड़ बनाई और बहुत सारी जातियां समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाजवादी पार्टी से टूटकर भाजपा के साथ जुड़ गईं। इस जुड़ाव का कारण अगर हम देखें तो थोड़ा सा मुसलमान राजनीति को भी समझने का मौका मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा ब्रैकेट था इन जातियों को देने के लिए, उसने उन्हें खूब टिकट दिए। अति पिछड़ी जातियों को जो बसपा से जुड़ी थी, यादवों को छोड़कर कुछ और दूसरी पिछड़ी जातियों को जो समाजवादी पार्टी से जुड़ी थी, और धीरे धीरे वो एक बहुसंख्यकवादी फोल्ड में मजबूती के साथ आ गई। लेकिन मुसलमानों के मामले में जब बसपा या सपा ये कोशिश करती कम दिखती हैं, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी की इस राजनीति के उलट एक दूसरे तरह की राजनीति करती हैं कि मुसलमानों के वोट काट दो। वो यादवों के वोट भी कम किए अखिलेश यादव ने, जब ये आरोप लगने लगे कि समाजवादी पार्टी यादवों की ही पार्टी है। लेकिन नसीमुद्दीन कहाँ जाएंगे, आजम खान कहाँ जाएंगे, ओवैसी कितनी सीटों पर लड़ेंगे, इस बात से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जो लगातार घटता प्रतिनिधित्व है और मुसलमानों के जो मुद्दे हैं उस पर कोई भी बात नहीं होती है और उन्हें एक थोक वोट बैंक के तौर पर ट्रीट करने की कोशिश चली आ रही है। और ये लगभग काफ़ी समय से ये कोशिश है। एक दौर हुआ करता था जब शाही इमाम के फरमान आया करते थे कि मुसलमान किस पार्टी को वोट देंगे। अब वो बात बंद हो चुकी है, अब इस तरह की सुर्खियां नहीं दिखती हैं, शाही इमाम अपील भी नहीं करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर ज़मीन की राजनीति पर देखें तो मुसलमान वोटर के तौर पर अभी भी कंफ्यूज है और अंत में राजनीतिक दल उसे यही समझा देते हैं कि प्रतिनिधित्व से ज़्यादा ज़रूरी उसे भारतीय जनता पार्टी को हराना है। और ऐसे में वो मुस्लिम सियासत के, मुस्लिम समाज के जो असली मुद्दे हैं वो गौड़ रह जाते हैं। तो देखना है, राजनीतिक समीकरण तो जैसे सधते हैं वैसे सधेंगे ही। ओवैसी आते हैं, नसीमुद्दीन कहाँ जाते हैं, आज़म खान का क्या रुख होता है, कांग्रेस क्या करती है, समाजवादी पार्टी कैसे अपने वोट बैंक को बचाए रखती है मुसलमानों का, ये देखेंगे। लेकिन अगर मुसलमानों के वास्तविक मुद्दों पर ध्यान दिया जाए तो बेहतर होगा। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, अगले किसी मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार, धन्यवाद।